हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके, तो चलो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 20 में 2024 करंट अफेयर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स है, तो एक एक करके करंट अफेयर्स देखते हैं और समझते हैं। 20 में 2024 करंट अफेयर। ओके, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? अब ये कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। और उससे पहले मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, तो 2017 से पहले क्या होता था? 2017 से पहले हम लोग जाके पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे मान लो हम ही दे रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देते थे, कैश में दे या चेक में दे या किसी चीज में दे देते थे। अब उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करती थी, पूरा रिकॉर्ड देती थी कि इतना पैसा यहाँ से हमको मिला है। बट इस 2017 में क्या हुआ? गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया गया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया? अगर हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो हम डायरेक्टली नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे? हम उस पैसे को एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेंगे। ओके, और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें क्या देगी? इलेक्ट्रल बॉन्ड देगी। अब उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी फिर पैसा चाहती है तो उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को एसबीआई के अंदर जमा करेगी और एसबीआई से पैसा ले लेगी। ओके, यह सब था। परंतु अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बोला कि ये अनसंवैधानिक है। कैसे? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। सभी लोगों को ये जानने का अधिकार है, मतलब पूरा उनको इंफॉर्मेशन, मतलब राइट है उनको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। परंतु इसमें हो क्या रहा है? जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने जाते हो एसबीआई के पास, तो एसबीआई को पैसा देते हो और इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हो। परंतु इसमें क्या होता है? वो एसबीआई क्या करता है? वो सीक्रेट रखता है कि कौन पैसा दिया है, इसको किसी को पता नहीं चलता है। ये जो सीक्रेट है ना, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसी को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बोला है कि इसको अभी के लिए बंद किया जाए। समझ में आ गया? ये है पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड। कब पूछा जा सकता है कि एग्जाम में 2000 कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। और क्यों लॉन्च किया गया था? ओके, गवर्नमेंट को लगा कि जब हम लोग फंड देते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहां पे करप्शन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया गया फ्री और फेयर इलेक्शन के टर्म में, जहाँ पे करप्शन को कम से कम किया जा सके। परंतु राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये हमारे मतलब राइट्स के अगेंस्ट है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, इसलिए लाया गया था टू प्रिवेंट करप्शन। ओके, और कौन इशू करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? एसबीआई। ध्यान देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूड ओके। अगर हमको किसी पार्टी को फंड करना है तो हम इलेक्शन एसबीआई के पास जाएंगे, पैसा जमा करेंगे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करेगा और उसको जाकर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। परंतु हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगा वो किसी को पता नहीं चलेगा। यही तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड देखते हैं क्या है। कैल्शियम
कार्बाइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaC2। अब कैल्शियम कार्बाइड, ओके, कैल्शियम कार्बाइड का यूज कहाँ किया जाता है? फ्रूट्स को, जो फल होते हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से पकाने का काम होता है। अब जब आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है तो जो अगर कोई ह्यूमन उसको खाता है, कोई भी खाएगा तो उसके हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी का संज्ञान लेते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, अब वो मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि अब से कैल्शियम कार्बाइड का यूज कोई भी नहीं करेगा फल को पकाने में, ओके। अब तो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैसे बनता है? वो जो चूना होता है, कार्बन होता है ना, उसको लगभग 2000 से लेके 2000 मतलब 2100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, और वही हार्मफुल गैसेज जो होती है जब इसका डायरेक्टली यूज किया जाता है फल के ऊपर उसको पकाने में, तो मतलब निगेटिव इम्पैक्ट करता है किसको? जो खाता है उस फल को। और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है वो पूछा जा सकता है। इसको माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग में यूज किया जाता है, ओके, जब माइनिंग करते हैं तो वहां यूज किया जाता है, एंड मेटल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है इसका, माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री, ओके। अब देखो न्यूज में क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये क्या है? यह एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी? ओके, इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत, ओके, एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ओके, एक्ट 2006, उसके अंदर इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है? पूरे इंडिया के अंदर फूड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी इशू आती है, उसको रोकना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया, उस एक्ट का नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ओके। अब ये कब आया था? 2006 में, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। और कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaC2। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ओके, माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और इसको बनाया कैसे जाता है? जब लाइम चूना पत्थर को एंड कार्बन को हीट किया जाता है एट 2000 से लेकर 2100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके बाद बनाया जाता है, ओके। समझ में आ गया? तो ये हमारे हेल्थ के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज नहीं करना आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि क्या करेगा, अब फ्रूट जो जिसको टाइम लग रहा है पकने में, अब आप कैल्शियम कार्बाइड का यूज करोगे तो क्या होगा? कम समय में आपके फ्रूट को पका देगा, तो डेफिनेटली खाने वाले के हेल्थ पे क्या होगा? निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ओके, तो ये हेल्थ से रिलेटेड इशू है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? यह ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया। वो एक्ट का नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब न्यूज में क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके। ये न्यूज में क्यों है? अभी क्या है, रिसेंटली जो है जर्मनी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, जापान को पीछे ढकेलते हुए। अब जापान क्या हो गया? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? यूएस है, ओके, यूनाइटेड स्टेट है, जिसका लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद चाइना है, जिसकी इकोनॉमी लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की है।
अब जर्मनी आ गई, ओके, इससे पहले कौन था थर्ड पे? जापान था, ओके। अब जर्मनी आ गया 4.4 ट्रिलियन डॉलर से, अब जापान फोर्थ इकोनॉमी बन गया 4.2 ट्रिलियन डॉलर से, और हमारा इंडिया महान देश, ओके, वह फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर, ओके। विद इन 5 ईयर्स हम लोग क्या करेंगे? जापान और जर्मनी को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अब सोचो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनते हैं तो जो विदेशी कंपनियां हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनका विश्वास हमारे कंट्री के ऊपर बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? वो अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिंपल सा क्या होगा? उनको लगेगा अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो क्या होगा? उनको अधिक से अधिक वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो यहाँ पे रोजगार क्रिएट होगा और इस देश का क्या होगा? डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यह फायदा होता है जब आप आपकी इकोनॉमी जो है अलग लेवल पे पहुंचती है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है, तो यह फायदा होता है। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है, जब ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग अधिक से अधिक बिजनेस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो डेफिनेटली इस कंट्री के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो बेटर हो रहे हैं और यहाँ पे चांसेस है अधिक से अधिक पैसा प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो एम्प्लॉय लेबर है, लेबर जो है वो चीप लेबर मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए कंपनी जो है चीप लेबर के साथ साथ मतलब इंटेलिजेंट लेबर मिलेंगे, ओके, स्किल लेबर मिलेंगे, तो इसलिए अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारी इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। विद इन 5 ईयर्स हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आराम से बन जाएंगे, वी विल सरपास द जापान और जर्मनी, ओके। फोर्थ, काजी नेमू लेमन, काजी नेमू लेमन, यह न्यूज में, मतलब एक नींबू है न्यूज में, क्यों न्यूज में है? पहले पूछा जा सकता है किस स्टेट का में का ये वो है लेमन है? ये आसाम का है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ने काजी नेमू लेमन को स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है, ओके, स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर, पहले से इसको जीआई टैग मिला था, पहले से इसको जीआई टैग मिला था, अब क्या हो गया? स्टेट फ्रूट हो गया, आसाम का स्टेट फ्रूट हो गया, ओके। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या है इसकी? ये पहला एक ग्रीन कलर का होता है, ओके, और दूसरा ये अंडे के शेप का होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडे के शेप का होता है, ओके, गोल नहीं होता जैसे हमारे यहाँ नींबू पाया जाता है, वैसा नहीं होता, अंडे के शेप का होता है, और जो इसका छिलका होता है वो पतला होता है, और इसमें जो सिट्रस एसिड है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, जब सिट्रस एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है तो डाइजेशन में ज्यादा हेल्प करता है। अब जो स्टेट फूड डिक्लेयर होने के बाद होगा क्या? अब स्टेट फूड जब डिक्लेयर हो गया तो इसका क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स और योजनाएं लाएंगी जिससे क्या होगा? इसका जो प्रोडक्शन होगा स्टेट के अंदर अधिक से अधिक होगा, ओके, जिससे इसको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, तो इकोनॉमिकली पूरे आसाम को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, काजी नेमू लेमन, ओके, और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसके जरिए, तो जिससे कि आसाम की जो परिस्थिति है, ओके, वह और भी बेटर हो, और भी अच्छी हो। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ, ओके। अभी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिलीज किया है, लाइक जीडीपी ग्रोथ के बारे में अनुमान लगाया है कि जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री का अनुमान लगाया है, तो उसमें इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंडिया के बारे में देखते हैं। जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है 2024 में वो कितना होगा? 6.9%, जो कि बहुत अच्छा है। और यही जो यूनाइटेड नेशन द्वारा बाई यूनाइटेड नेशन, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा, और यही रिपोर्ट मतलब यूनाइटेड नेशन ने जनवरी में रिलीज किया था, तब बोला था कि जो एस्टिमेटेड जीडीपी है इंडिया का 2024 में वह कितना है? 6.2%, अब कितना हो गया? 6.9%, मतलब 0.7% का ग्रोथ हुआ है, 0.7% का क्या है? ग्रोथ हुआ है।
और 2025 में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होगा, ओके, 2025 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, 6.6% बाई यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट द्वारा पता चला है। अब मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो कारण है वो क्या है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है उसका कारण क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोगों का हमारे इकोनॉमी के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो अधिक से अधिक पैसा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाया जा सकता है। ओके, तो जो कॉजेज है इसका, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और उसमें अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ओके, ये हो गया। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ में आ गया। यह है कारण जो है जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। और बहुत सारे रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी रिलीज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट। जैसे आरबीआई का क्या है 7%, 2024 का 7%, तो इसको ध्यान रखिए। ओके, अभी ये एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ में क्या होता है कि अगर कोई रेटिंग एजेंसी वो एस्टिमेट कर देती है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.9% है, इससे क्या होगा, जो विदेशी कंपनियां हैं उनका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बड़ा नाम है, तो उनका विश्वास बढ़ेगा कि जो 2024 है और 2025 है, इसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन होगी वो बेटर होगी, तो क्या होगा, और अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और अधिक से अधिक डेवलपमेंट होगा। ये होता है जो एस्टिमेटेड जीडीपी होता है। और एस्टिमेटेड जीडीपी में आप याद क्या रखेंगे, जो रिसेंट रिपोर्ट होता है उसको याद रखना है। मतलब अब यूनाइटेड नेशन द्वारा जनवरी में रिलीज किया गया था, कितना था 6.2%, अभी हुआ 6.9%, तो 6.9% याद रखना है आपको। समझ में आ गया। नेक्स्ट है ब्लू रेसिडेंसी वीजा, ब्लू रेसिडेंसी वीजा, तो पूछा जा सकता है किस कंट्री ने लॉन्च किया है इसको। ओके, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने इसको लॉन्च किया है। ओके, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। अब इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो इन्वायरमेंट सेक्टर में, ओके, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए जो काम किया है, ऐसे व्यक्ति को यूएई जो है 10 साल के लिए ब्लू ब्लू रेसिडेंसी वीजा प्रोवाइड करेगी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, लोग को अगर जिसको मतलब दुबई में सेटल होना है, ओके, ऐसे व्यक्ति और इन्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको चांस मिल जाएगा क्या, दुबई में सेटल होने का। ओके, और यही यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2019 में गोल्डन वीजा इशू किया था। गोल्डन वीजा एक किसके लिए, फॉर, ओके, ओके, इन्वायरमेंटल में जो अच्छा काम करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए गोल्डन वीजा, ये 2019 में लॉन्च किया गया था और ये भी 10 साल के लिए लॉन्च किया गया था। ओके, अब इसमें क्या था, इसमें किसके लिए लॉन्च किया गया था, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ओके, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो क्या है, बेस्ट ब्रेन को अट्रैक्ट करने का एक तरीका था कि उनको गोल्डन वीजा दिया जाए 10 साल के लिए, जिससे कि वो आकर दुबई में रह सके। और कौन कौन इसको चांस मिला था, साइंटिस्ट को एक तरीके से बेस्ट ब्रेन है, ओके, रिसर्चर्स को बेस्ट ब्रेन है, एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सेटअप करेगा और अधिक अधिक यूएई का ग्रोथ होगा। ओके, और स्टूडेंट्स को फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र से, मतलब जो फ्यूचर ब्रेन है उसको भी, जो बेटर फ्यूचर ब्रेन है उसको भी। ओके, यह मतलब यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और बेटर बनाने के लिए और डेवलप बनाने के लिए यह वीजा इशू किया जा सकता है, जाता है। ओके, तो इसको देख लीजिए। तो गोल्डन वीजा किसके लिए दिया जाता है, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, एंड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन के लिए। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट,
स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ओके, यह 2023 रिलीज किया गया है। ओके, गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या होता है कि मतलब पूरे नाम ही है स्वच्छ, स्वच्छता की बात होती है, क्लीनिनेस की बात होती है। इसमें कौन सा ऐसा सिटी है, ओके, सिटी कौन सा अर्बन क्षेत्र है जो कि एकदम टॉप पोजीशन पे आया है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो कौन सबसे पहले पोजीशन पे आया है? सबसे पहले पोजीशन पे आया भोपाल। ओके, दूसरे पे आया, फर्स्ट पे भोपाल है, दूसरे पे विजयवाड़ा। अब पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया जाता है? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा रिलीज किया जाता है एवरी ईयर। ओके, समझ में आ गया? ओके, और क्या क्या अर्बन क्षेत्र किस मतलब कौन 25 पैरामीटर्स है, 25 पैरामीटर्स पे मतलब जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है उसके लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है। ओके, 25 पैरामीटर्स देखकर। अब कौन कौन से, जैसे अर्बन एरिया में क्या हो गया, स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं है उसको देखा जाएगा, जो सीवेज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखा जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट है उसको देखा जाएगा, वाटर लॉगिंग हो रही है क्या उसको देखा जाएगा। ये सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। इसके आधार पर ही रिपोर्ट जारी होता है, लिस्ट बनाया जाता है पूरा कि कौन टॉप पर है, कौन उससे नीचे है। जो नीचे है उसके लिए अच्छा से अच्छा स्टेप लिया जाए जिसको कि नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा क्लीन बनाया जाए। ये पूरा प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है, पूरा स्कीम इसलिए लॉन्च किया गया है कि इंडिया को क्या बनाना है, क्लीन कंट्री बनाना है एकदम अच्छे से। ओके, जिससे अगर क्लीन होगा तो डेफिनेटली हेल्थ पे, लोगों के हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्लीन होगा, इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसके साथ साथ लोगों के हेल्थ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है रिसेंटली यू हैव सीन दिस थिंग इन वर्ल्ड इन न्यूज, क्या है वो? TAK 003। ओके, ये है क्या? ये है प्री क्वालिफाइड सर्टिफाइड वैक्सीन। तो क्या है प्री क्वालिफाइड वैक्सीन? अब पूछा जा सकता है किस किस डिजीज के लिए दिया जाता है? तो डेंगू को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेंगू से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। और ये सेकेंड ऐसा वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया गया। अब नेक्स्ट है कि प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कौन देता है? प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट देता है WHO। ओके, प्री सेकेंड है, सेकेंड वैक्सीन है, गॉट प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट बाय WHO। ओके, समझ में आ गया? और पहली बार WHO कब ये रिपोर्ट जारी किया था? 1987 में फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट, मतलब जो ये सर्टिफिकेट है पहली बार कब दिया गया था? 1987 में। और पहला डेंगू का कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया गया है? पहला जो फर्स्ट है, ओके, क्या नाम है उसका? CYD-TDV। ओके, इस वैक्सीन का नाम क्या है? द फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। गॉट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। ये किस देश की वैक्सीन है? फ्रांस की, और यह जापान की। समझ में आ गया? तो कौन देता है फ्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट? WHO। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देती है। और पहली बार कब दिया गया था? 1987 में। और जो ये वैक्सीन है किसको दिया जाएगा? चिल्ड्रेन को जो 6 से 16 साल के बीच में हो। ओके,
किसको दिया जाएगा? चिल्ड्रेंस को, जो 6 से 16 ईयर्स के होंगे उनको दिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर साल 100 से लेकर 400 मिलियन लोग जो है इन्फेक्ट होते हैं डेंगू से। ओके, तो बहुत डेंजर बीमारी है, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। ओके, और प्री क्वालिफाइड का मतलब क्या है? प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, यह इंश्योर किया जाता है कि जो वैक्सीन है इसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। ओके, इसका कोई मतलब निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुक ऑनर, इंटरनेशनल बुक ऑनर, बुक ऑफ ऑनर, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ओके, इंग्लैंड। ओके, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने मतलब इंडिया के टनल को इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल अनाउंस किया है। ये क्या करता है? मतलब वर्ल्ड में जितने भी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो इन्होंने क्या किया? इंडिया के एक ऐसा टनल है, ओके, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा टनल है। ओके, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो टनल कौन सा है। टनल का नाम है सेला टनल, सेला टनल, हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया। ये ध्यान देना, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल कौन सा है? तो सेला टनल। ओके, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2.59 किलोमीटर लॉन्ग है यार। ऊंचाई कितनी है इसकी? 13,000 फीट है, हाइट है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। ओके, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। ओके, और इसको सेला टनल को बनाया कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड, जितने बॉर्डर पे रोड बनाए जाते हैं, टनल बनाए जाते हैं, उसका मेन काम जो होता है किसके हाथ में होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रहता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह कि जो सेला टनल है इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल है। ओके, इसको द्वारा बोला गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा। ओके, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, और रिवीजन इसका करते रहिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।